आज दोपहर 1 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा राज्यसभा में। बिल कानून मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे। इसके बाद सदन के नेता और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिल पर बोल सकते हैं। कल लोकसभा में बिल पर 14 घंटे तक बहस हुई। रात 2 बजे लोकसभा में यह बिल पास हुआ है और उसके 11 घंटे के अंदर बिल राज्यसभा में अब पेश होने जा रहा है। राज्यसभा में कितने घंटे तक इस पर बहस होगी, राज्यसभा के सभापति इसका सदन के पटल पर ऐलान आज करेंगे। लेकिन लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी सरकार को पूर्ण बहुमत हासिल है। सरकार को यहां भी इस बिल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लोकसभा में बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े। एनडीए की स्ट्रेंथ 293 की थी, जबकि इसके विरोध में 232 सांसदों ने मतदान किया, जहां 236 सांसद बताए जा रहे थे इस बिल के कुल विरोध में हैं। तो लोकसभा से कल यह बिल पास हो गया। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है। राज्यसभा की आप लाइव तस्वीरें भी देख रहे हैं। सभापति जगदीप धनखड़ आसन पर पहुंच चुके हैं। मार्च 2025 को 86 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ। ये सभा श्री ए मुरुगेसन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के लिए मौन रहेगी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। राज्यसभा पर आज सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि दोपहर 1 बजे राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल रखा जाएगा। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही तरफ से आज भी सांसद खड़े होंगे, अपने अपने भाषण देंगे, ये बताएंगे कि वक्फ संशोधन बिल जरूरी क्यों है, और विपक्ष ये बताएगा कि क्यों ये कितना गैर जरूरी है। फिलहाल वक्फ बिल अभी लोकसभा से पास हुआ है और इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। स्टालिन इस बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर तमिलनाडु विधानसभा में पहुंचे हैं। इनके अलावा सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और धार्मिक गुरु मौलाना फिरंगी महली ने भी वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ने की बात कही है। और डीएमके की तरफ से स्टालिन साहब कह रहे हैं कि मैं कोर्ट जाऊंगा। काली पट्टी बांधकर पहुंचे हैं वो विधानसभा में। इससे पहले तमिलनाडु की विधानसभा में वो प्रस्ताव भी लाए थे इस बिल के खिलाफ, तो उनका रुख भी पहले से बिल्कुल साफ है। इमरान मसूद कह रहे हैं लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ेंगे, हम अदालत जाएंगे। रिलीजियस स्कॉलर्स भी कह रहे हैं कि हम इस बिल को अदालत में जाकर के अपोज करेंगे, उनका हक है और अगर वो अदालत जाना चाहते हैं इसमें कोई एतराज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। देखिए, संविधान को रौंदा जा रहा है। देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए क्या कोर्ट में जाएंगे, अभी तो कोर्ट का रास्ते खुले हुए, कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि जेडीयू और टीडीपी इस बिल का हो सकता है कि विरोध करे, क्योंकि इन दोनों पार्टीज़ को उनके स्टेट्स में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने भी इस बिल को अपोज नहीं किया, जिससे मुसलमानों में बड़े पैमाने पर मायूसी पैदा हुई है। और हम ये समझते हैं कि जितने स्ट्रांगली और पार्टीज़ को अपनी बात रखनी चाहिए थी विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, सभा से भी पास हो जाता है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पास कई ऑप्शन है कि विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट हम लोग का प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा और उसी के साथ साथ जो कोर्ट का अदालतों का रास्ता खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस बिल को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। टीडीपी और जेडीयू से बड़ी मायूसी है उन लोगों को जो चाह रहे थे कि सरकार चूंकि समर्थन से चल रही है इन पार्टियों के, तो ये पार्टियां इस बिल का समर्थन ना करें। लेकिन असल बात यह है, और ये भी जनता को पता होनी चाहिए, कि ये जो ओरिजिनल मसौदा इस बिल का लाया गया था जेपीसी में जाने से पहले, जो बिल जेपीसी को गया उसमें वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हमेशा के लिए हटा दिया गया था। मतलब आज जो इस बिल को रेट्रोस्पेक्टिव नहीं प्रोस्पेक्टिव यानी ये भावी रूप से लागू होगा, पीछे से लागू नहीं होगा। ओरिजिनल बिल में प्रावधान था कि आज तक वक्फ बाय यूजर के नाम पर 2013 में वक्फ बाय यूजर लाया गया था। 2013 के बाद से वक्फ बाय यूजर के नाम पर जितनी प्रॉपर्टियां वक्फ में रिकॉर्ड हुई हैं वो सारी संपत्तियां निरस्त कर दी जाएंगी।
लेकिन ये जेडीयू और टीडीपी का ही सुझाव था और ये जेपीसी में सुझाव दिया गया था कि ऐसा करके देश के अंदर जगह जगह जो है वक्फ की संपत्तियों पर मुकदमे हो जाएंगे या वक्फ की संपत्तियां छिन जाएंगी। इसलिए इस कानून को आने वाली तारीख से, जब इसका नोटिफिकेशन लागू होगा, तब से प्रभावी बनाया जाए, पूर्व प्रभावी ना बनाया जाए इस बिल को। तो ये इन पार्टियों का ही दबाव था, ये भी पता होना चाहिए। और सरकार ने उस सुझाव को माना। तो जो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने मनमानी कर लिया, तानाशाही कर ली, ये बहुत बड़ा परिवर्तन था या सुझाव सिफारिश थी जो जेपीसी में आई थी, जिसको सरकार ने स्वीकार किया। वरना सरकार के पास जेपीसी में एनडीए का ही बहुमत था, जो आज आपको विपक्ष बता रहा है कि वहां भी उनका बहुमत था, उन्होंने अपनी सिफारिशें लागू करवा ली, हमारी सिफारिशें नहीं मानी। तो ये वाली भी ना मानते, लेकिन सहयोगियों के कहने पर इसको माना गया। सर, एक चीज की और तकलीफ हो रही है, मैं कल से देख रहा हूं। कल अमित शाह ने लोकसभा में एक बात कह दी थी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा देश का कानून है, संसद कानून बना रही है, पूरे देश को मानना पड़ेगा। इस पर कुछ लोगों ने कहा ये तो धमकी दे रहे हैं गृहमंत्री। देखिए, भारत के संविधान के अंदर ये आना चाहिए था, पहले से रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए थी। वक्फ बोर्ड के ऊपर ये कभी नहीं किया गया, ये अब किया जा रहा है। अमेंडमेंट जो किया गया बिल्कुल ठीक ठाक किया है और संविधान में अगर आ गया और पार्लियामेंट से ये पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो मानना पड़ेगा। सारे मुसलमान के सबको मानना पड़ जाएगा, इसे कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात है, मैं कहना चाहूँगा, ये लड़ाई किस बात की है, हम लड़ते क्यों हैं? मुसलमानों के लिए लड़ने की आदत है, ये हमारे डीएनए के अंदर है। हर चीज़ में पंगा लेते रहते हैं, हर चीज़ में। आप देखिए ना कि जब मौका मिला है कहीं सुधार करने का, मैं सुधार करने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई वो नहीं, जहाँ पे 3 तलाक साहब हटनी थी क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ खराब हो रही थी, भाई अपनी बहन को देख कर रोता था, बाप अपनी बेटी को, पीछे पड़ गए, बुरा हाल कर दिया। 3 तलाक। फ़ायदा तो मुस्लिम घरों में था, मुस्लिम बेटियों के साथ था, तब भी इन्होंने अपोज किया था, जैसे आज ही अपोज कर रहे हैं। इनके दिमाग में क्या बैठा मुसलमानों के, मेरे समझ में नहीं आता कि कहाँ का डीएनए भाई कि हम अपोज करेंगे, हम तलवार निकालेंगे, हम लड़ेंगे। मैं थोड़ी सी कच्ची भाषा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो ओवैसी साहब जो बोला करते हैं ना, ये बेकार की बातें, फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता है। बैरट ला करके आए में ऐसे करके फाड़ दिया, किसको दिखा रहे हैं? उन मुसलमानों को दिखा रहे हैं बेचारे जो कम पढ़े लिखे हैं, जो रेडी लगाते हैं, जो रोज सुबह। लेकिन अभी आपने इमरान प्रतापगढ़ी को सुना ना, वो कह रहे थे कि ये ट्रिपल तलाक का कानून लेकर के जो बीजेपी के वोटर है उनको क्या हासिल हो गया? आप ये कानून लेकर आए, इससे हिंदुओं का क्या लेना देना? आप अपने वोटर की चिंता करो, मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हो? क्या देखिए, ये तो जो भी बोल रहे थे ये प्रतापगढ़ी जो हैं, मैं इनको ज़्यादा जानता नहीं हूँ, कहाँ से आए हैं, कौन है, राज्यसभा आ गए, मेंबर पार्लियामेंट हो गए इलेक्शन में, शायर हैं, प्रतापगढ़ के हैं, शायर हैं, लेकिन इनको शऊर नहीं बात करने का। क्या ये करते हैं कई बार मैं देख चुका हूँ। ऐसे पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंटेरियन बन जाएंगे तो मुसलमानों का भला तो होने वाला नहीं। इस तरह के बोलने वाले हो जाएंगे तो भला नहीं होना है। टू द पॉइंट बात नहीं करते हैं, बेसर पैर की बात कर रहे हैं। 36% बढ़ गया, 26% टैरिफ बढ़ गया, आपको फिक्र हो रही है, वो पूरी दुनिया में बढ़ गया। अरे ये बात करो अभी मुद्दे के ऊपर, जो मुसलमानों के ऊपर। अब देखिएगा ये क्या होगा। मैं ऐसे वक्त को जानता हूं लखनऊ के अंदर कि मैं खुद प्रैक्टिकली, मेरे पास सारा यहाँ पर है, मैंने रिक्वेस्ट करी थी, एक ट्रस्ट है वहाँ पे ताल कुटेरे का, सुन रहे होंगे लखनऊ वाले मेरे। मैंने एक गरीब परिवार के लिए कहा था, वहाँ सबको ज़मीन दी जा रही थी, छोटी छोटी 600 के झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, तो इनको घर बना ले। वक्फ की थी, ताल कुटोरा बहुत बड़ा ट्रस्ट है वहाँ पर, और वहाँ का वो ट्रस्टी था, उसने उनको बुलाया, बातचीत की, कल 50,000 रुपये जमा कर दिए। पहले काहे के लिए 50,000? वो गरीब लोग कहाँ से 50,000 रुपये लेकर आएंगे? तभी मैं खटक रहा था ये मामला कि भाई ये किसी को बख्शते नहीं है। ये मुतवल्ली जिसको कहते हैं, जो ट्रस्टी होते हैं, ये चलाने वाले औकाफ जैसे बोलते हैं, ट्रस्ट जो पैसे लूटने के अलावा दूसरा काम नहीं करते हैं। और वही ट्रस्टी बीजेपी का नेता बना घूम रहा, क्योंकि बदल देता अपने आपका केचुल। उससे पहले समाजवादी पार्टी का अंदर था, उसके घर के अंदर देखिए जाके 4-6 गाड़ियां खड़ी नजर आएंगी आपको। उससे पहले क्या था? तो ये वक्फ बोर्ड ने लोगों को अमीर बना दिया है जी। देखिए, जिन ओवैसी साहब की आप बात कर रहे हैं उनकी चर्चा बहुत हो रही है। कल बिल उन्होंने फाड़ा और उस बिल को लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति भी जताई है। फिलहाल वक्फ बिल जो है वो लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन बिल पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपना आपा खो बैठे और इस बिल की कॉपी उन्होंने फाड़ दी। ओवैसी ने कहा कि बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना है। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में, सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम
बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। अब जो जेपीसी बनी थी उसके चेयरमैन थे जगदंबिका पाल बीजेपी के, और उन्होंने ओवैसी के बिल फाड़ने पर सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने कहा यह बिल्कुल असंवैधानिक काम है जो असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। गृहमंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो, उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा, तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। ओवैसी साहब की भाषा देखिए, मुसलमानों को जलील करने के लिए लाया गया है, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए लाया गया है। यही बात सीए पर भी कह रहे थे। कल गृहमंत्री ने कहा मैंने बहुत सहा है सीए के बिल पर, क्योंकि मैं ही उस बिल को लेकर के आया था। 2019 से लेकर आज तक 6 साल में कौन से मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई वो पूछ रहे थे, लेकिन फिर आज वही भाषा बोली जा रही है। जेपीसी की जो मीटिंगें थी उसमें ओवैसी साहब की जो वीडियोस हैं, वहां बैठ के ये क्या कर रहे थे वो पूरे देश ने देखी हैं। 10 से 12 वीडियोस इनकी वायरल हुई हैं कि वहां ये सुझाव देने की बजाय वहां तफरीह लिया करते थे, क्योंकि जानते थे कोई भी अगर सही सुझाव आ गया और उसके अंदर भ्रष्टाचार पर अंकुश लग गया तो सबसे पहले ओवैसी साहब की प्रॉपर्टियां छीनी जाएंगी। इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सीए था। वैसे ये आरोप मैं बहुत सुन रहा हूं कि ओवैसी साहब ने के पास वक्त की बहुत प्रॉपर्टी, चूंकि ये पर्सनल नेचर का आरोप है, क्योंकि और वो यहाँ जवाब देने के लिए नहीं है, तो इसलिए आप जो कहिएगा वो मतलब बिल्कुल अगर आपके पास पक्की मालूमात हो तो ही कहिए। कहकशा कम्प्लेक्स, शाहजहां कम्प्लेक्स सब उसी वक्त प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं। हैदराबाद के सब लोग जानते हैं। माधवी लता ने चुनाव के दौरान पूरी लिस्ट जारी की थी इनके घोटालों की, इनकी बेईमानियों की, और वो देश ने देखी भी है। रहा मसला सीए का विरोध हो, 3 तलाक का विरोध हो, कश्मीर में 370 हटने का विरोध हो, ये लोग सिर्फ विरोध सिखाते हैं। देश के मुसलमानों के समन्वय की बात कभी नहीं कराते, कभी देश में जोड़ने की बात नहीं करते हैं। देश का मुसलमान इनके बहकावे में आकर सड़कों पे आ जाता है और आखिर में जलील होकर फिर घर बैठ जाता है। नहीं, जलील होने वाली बात हाजिर खान जी आप ही समझाइए कि मुसलमान जलील कैसे होगा अगर ओबीसी मुसलमानों को इसमें शामिल किया जा रहा है, अगर मुस्लिम महिलाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है, अगर डीएम को अधिकार दिया जा रहा है कि आप प्रॉपर्टी का रिव्यू कर सकते हैं, आपके पास सारे अधिकार हैं, तो इसमें मुसलमानों को जलील करने जैसा क्या है? देखिए मैडम, असदुद्दीन साहब अपनी बात का जवाब देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सरकार बनाम बोर्ड मुकदमा चल रहा होगा और डीएम उसमें होगा, तो डीएम फैसला किसके फेवर में करेगा? सरकार के फेवर में करेगा या वक्फ बोर्ड के फेवर में करेगा? इसलिए जुडिशरी को उसमें रहना चाहिए था। जुडिशरी को निकाल के उसको पावर दे रहे हैं। डीएमओ पर पावर पहले हुआ करती थी जब अंग्रेजों का जमाना हुआ। फैसला कौन करता था आजिक साहब? आज ही बिल आया है, इससे पहले जब सरकार और जुडिशरी करती थी, कमिश्नर करता था। आज भी जा सकते हैं आप अदालत? नहीं, अदालत में पहले भी जा सकते थे, आज भी जा सकते हैं और कल भी जा सकते हैं। बात यह है कि डीएम साहब एक सरकार के नुमाइंदे, सरकार के चीफ मिनिस्टर के अंडर में आती है। तो चीफ मिनिस्टर के अंडर में जो आदमी आता है तो वो सरकार के फेवर में करेगा, ये विरोध इसलिए। और रही बात ये, कमिश्नर कौन अपॉइंट करता था? सरकार। रेवेन्यू कमिश्नर कौन अपॉइंट करता? सरकार करती थी, तब भी सरकार ही करती थी, आज भी करती थी, कल भी करेगी सरकार। तब भी तो सरकार का नुमाइंदा फैसला डीएम करता को सीओ कौन होता था? सीओ किसका नुमाइंदा होता था? सरकार का। चेयरमैन किसका नुमाइंदा होता था? सरकार का। तो इससे पहले कभी इतराज नहीं था उसके ऊपर, आज ही इतराज है। बात ऐतराज की बात यह है कि अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही तो हमारा फंडामेंटल राइट दिया है हमारे संविधान ने, जो कोर्ट घोटाले कर रहे थे, कोर्ट आप आज भी जा सकते हैं, कोर्ट जाने बल्कि पहले नहीं जा सकते थे, आज जा सकते हैं। पहले भी जा सकते, पहले आपको रिट लगानी पड़ती थी। मैं कह रहा हूं 123 प्रॉपर्टी जो हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं कौन सी है? आम आदमी को हाई कोर्ट में रिट लगानी पड़ती थी। हाजी खान साहब, नहीं, सेक्शन रिट लगानी पड़ती थी हाई कोर्ट के अंदर। सेक्शन 40 को जो डिलीट किया है, जिसमें ट्रिब्यूनल को पावर थी टू डिसाइड द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो सेक्शन 40 को पूरी तरीके से डिलीट किया गया है ना। उस पावर को जो है, इसमें भी एक फैक्चुअल गलती नहीं जाए सर। नहीं, आर्टिकल 40 में ट्राइब्यूनल का जिक्र नहीं था, ट्राइब्यूनल बाद में आता है। आर्टिकल 40 ये कहता था, जिसको इस अमेंडमेंट में डिलीट कर दिया, हटा दिया गया है, कि वक्फ बोर्ड निर्धारित करेगा ये संपत्ति मेरी है कि नहीं है, उसको हटाया गया है। वक्फ बोर्ड ही दावा करेगा, वक्फ बोर्ड ही जांच कराएगा और वक्फ बोर्ड ही फैसला करेगा। हायरार्की क्या है? हायरार्की जो है, द जुडिशरी इज सुप्रीम एंड क्वाज़ी जुडिशरी देन एग्जीक्यूटिव। दिस इज द
हायरार्की। यहाँ पर जो है जो ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है, मतलब जो डीएम का जो ऑर्डर है वो ट्रिब्यूनल जो है उसको स्टे नहीं कर सकता इस प्रावधान में। दे कैन नॉट स्टे द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अच्छा पहले आप देखिए इसको कोर्ट जाएंगे ना फिर। हाँ, तो हिंदुस्तान के उसमें कानून के अंदर इतनी ताकत मगर आपने है। हायरार्की तो जो है कंप्रोमाइज किया ना, इंडिपेंडेंस ऑफ ट्राइब्यूनल है क्यों, मुझे ये तो बता दीजिए आप। चलिए छोड़िए, ट्राइब्यूनल क्यों है? वक्फ बोर्ड और किसी आम आदमी के बीच विवाद हो गया संपत्ति को लेकर के, वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच विवाद हो गया, ट्राइब्यूनल क्यों फैसला कर रहा था? क्यों नहीं सीधा सिविल कोर्ट में मुकदमा होता था? ट्राइब्यूनल तो उन्होंने सब में रखा है, चाहे रेलवे का ट्राइब्यूनल हो, इनकम टैक्स हो, सब में रखा है। और ट्राइब्यूनल का प्रावधान में भी आपको कोर्ट जाने का रास्ता खुला है स्पेशल रिव्यू में। अभी आपने एक तरफ आप कह रहे हैं कि पेंडेंसी बढ़ रही है, 14,000 केसेस जो हमारे पेंडिंग है। आप डायरेक्टली जो है डीएम और एडिशनल कमिश्नर की पावर को जो है अपील में कह रहे हैं, आप डायरेक्टली एवरीबडी हैज ए राइट टू फाइल द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो पेंडेंसी घटेगी या बढ़ेगी? और जो डीएम है वो ऑलरेडी अपने एग्जीक्यूटिव अफेयर्स में इतना ज़्यादा जो है अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने में एफिशिएंसी जो है इससे बढ़नी नहीं है। आप अगर ट्रिब्यूनल को ही स्ट्रेंथन करते, जुडिशियल ऑर्गन को ही स्ट्रेंथन करते, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा सारे अच्छा होता। सुझाव ओवैसी साहब ने, इमरान मसूद ने, इन्होंने वहां पर क्यों नहीं दिए? अब ये ऐसा है भारतीय कानून के अंदर इतनी ताकत है कि दोनों पार्लियामेंट से पास होने के बाद अच्छा, एक बयान सुनवा देते हैं, अबू आजमी। कासमी साहब 1 मिनट रोक रही हूँ। अबू आजमी जो अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, उनका बयान भी इस पर सामने आया, सुनवाते हैं आपको। ये तो पहले से 2014 से बड़े टारगेट पे आ ही चुके हैं ना मुसलमान। क्या साहब, महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि अब ये जो बिल पास हो जाएगा, जब कानून बन जाएगा, तब महाराष्ट्र में ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज है, सैकड़ों की तादाद में, मुंबई में, महाराष्ट्र में कई ऐसे गाँव है कि जो वक्त ने कब्जा है, अब उसको आज़ाद करेंगे, उसको मुक्त करेंगे, ऐसे बाउंड को। अरे भाई, ये तो उठा के किसी को मार देंगे, कानून बना देंगे। इनका अहंकार है। इनका आदमी जो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलेगा उस पर कोई केस नहीं होगा। इनका आदमी जो बोलेगा जोधा मस्जिद में घुस के मारेगा और जो है कुरान शरीफ जलाएगा और मुसलमानों को जो है रोजी रोटी से दूर करेगा, उस पर कोई केस नहीं होगा। तो ये है ना, कानून बन गया। कानून तो पहले से बना हुआ है। जो कानून है वो भी कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है? वो तो मुसलमानों के खिलाफ ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। किधर कानून है? मैं समझता हूँ कि जंगल राज चल रहा है। दूसरी बात है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि आधुनिक युग में हनुमान जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी आदर्श है। नहीं, ठीक है, उनके लिए आदर्श होंगे। हम कहाँ उसका अपोज हम कहाँ कर रहे हैं? आदर्श मानिए आप। आजमी जी, पूरे डिबेट के दौरान बार बार सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि इससे गरीब मुसलमानों का जो है फायदा होगा, कुछ चंद लोगों का फायदा हो रहा है, वो हम ये बिल लाने के बाद जो है वो बंद करा के जो आम गरीब मुसलमान है उनका फायदा करेंगे। गरीब मुसलमानों को कहाँ रिजर्वेशन दे रहे हैं? कहाँ उनका जो स्कॉलरशिप मिलती है वो भी बंद कर दिया आपने। जो हज की सब्सिडी मिलती थी, गरीब मुसलमान हज करने जाता था, थोड़ा उसको फायदा होता था, वो भी बंद कर दिया आपने कहा था जो हज सब्सिडी से पैसा बचेगा उससे हम महिलाओं के लिए अस्पताल स्कूल बनाएंगे। अस्पताल कहाँ बनाया आपने? तो अबू आजमी भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं जो सदन में कल उनके नेता कर रहे थे। उन्होंने अध्यक्ष को लेकर बीजेपी के सवाल पूछ दिया, नमाज को लेकर बयानबाजी कर दी, उन्होंने कुंभ को लेकर बयानबाजी कर दी, लेकिन इस बिल से क्या आपत्ति है ये नहीं बताया। और यही अबू आजमी कह रहे हैं कि मस्जिद में घुस जाएंगे, कुरान शरीफ फाड़ देंगे, तब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन आपत्ति क्या है इस बिल से ये नहीं बताया जा रहा। रिजवी जी, अब देखिए सारी एंट्री हो रही है इस बिल में, मस्जिद तक में घुसने का डर अब अबू आजमी दिखा रहे हैं, कुरान शरीफ फाड़ दी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी, ये डर दिखा रहे हैं। लेकिन इस बिल में क्या आपत्ति है ये शायद नहीं समझा पा रहे। दिल्ली पूछो कलकत्ता बता रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा ही ये खुद घुमा रहे हैं। ये चक्कर क्या है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी हिंदुस्तान के अंदर आबादी है और उनको कन्विंस करने के लिए कि उनको अपनी नेतागिरी चलानी है, कुछ ना कुछ बातें वो करनी है कि भाई हम विरोध कर रहे थे, हम विरोध कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, टीवी पे आ जाए, किसी तरह मुसलमान देख ले कि मैं उनके फेवर में खड़ा हूँ। अंदर से नहीं खड़े हैं ये कभी मुहासिब नहीं बने मुसलमानों के। आज वो नेता जब ऐसे हमले आएंगे, कभी आएंगे, आप देखिए टीवी पर आ जाएंगे फौरन, ओवैसी साहब भी बोलना शुरू कर देंगे, ये आज़मी बोलना शुरू कर देंगे। इनका मकसद सिर्फ ये है कि गरीब मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना, ना उनको एजुकेशन मिले, ये अकेले छत्र छाया में रहें, इनके आके पैर छुए, इनके ज़मीनों पर जाके बैठे, ये वो चाहते हैं। ये चाहते नहीं कि भला हो। अगर बीजेपी अपना प्रोग्राम लेकर आई है, इसका जो अमेंडमेंट हो रहा है इसके अंदर गरीबों का फायदा होगा। एक तो क्या है, ये है कि ये जमीनें बड़ों को नहीं दी जाएगी। सर वो भी बता देना कैसे फायदा हुआ, क्या फायदा अभी बता रहा हूँ। उस प्रॉपर्टी पे नजर होगी कमेटी के अंदर, क्योंकि उस कमेटी के अंदर सारे लोग शामिल हैं। ये नहीं कि एक ही बिरादरी का उसके अंदर 10 से 11-12 लोग उसके अंदर शामिल हो गए। कम से कम बैठ करके देखा जाएगा क्या हो रहा है। ऑडिट होगा, हिंदू भी उसके अंदर है, ऑडिट होगा। खान साहब, गुजरात में सरकार सुन लीजिए, क्या करा, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर के दिखाए, 12,000 महीने के ऊपर
नहीं ले पाएगा। लोग भ्रष्टाचार कराते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, वक्त जो है भ्रष्टाचार ही चलता है। लोग बने अभी कहा ना अमीर बन गए, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, जब वो उसका पिछला रिकॉर्ड देखिए, उसका मुतवल्ली का, ट्रस्टी का, प्रॉपर्टी का, और फिर 10 साल बाद देखिए। इसमें तो सब एडमिटेड है कि करप्शन है, और ये जितने क्रीमी लेयर का जितना लीडरशिप मुस्लिम्स की कर रहे हैं, मोस्टली इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर वैसे ऐसे हालात पैदा नहीं होते, अगर आप फेयरली कर रहे होते। आप सरकारी मुसलमान घोषित हो जाएंगे अभी। नहीं मत बोलिए ये बात।